प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 10th का जो है त्रैमासिक परीक्षा साइंस का होने वाला है 27 जून से। मैं उसका ओरिजिनल यानी सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, टोटल जो है आपका 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। और है ना, 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अभी जो है प्यारे बच्चों, मैं 40 नंबर का सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। पूरा रियल प्रश्न पत्र है और सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 112 रहेगा, ठीक है। और समय जो रहेगा 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को है ना आगाज़ करते हैं, यानी शुरू करते हैं। देखिए आपका इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको लिखना है नाभिकीय विखंडन परमाणु विखंडन यानी रेडियोधर्मी 6 प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु का नाभिक 2 या उससे ज़्यादा हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। जब कोई न्यूट्रॉन भारी और अस्थिर परमाणु से टकराता है तो परमाणु 2 हल्के परमाणुओं में बढ़ जाता है, ठीक है। इस यानी प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा और नए परमाणुओं का विखंडन लगातार जारी रहता है। इसे यानी क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रतिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण के देखिए 2 उपयोग लिखेंगे। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए, टॉर्च सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में, परावर्तक के सतह रूप में, मेकअप मिरर के रूप में, है ना, सौर यानी भाटिया में, माइक्रोस्कोप में, दूरबीन में, है ना, डॉक्टर द्वारा नाक कान गला इत्यादि की जांच के लिए करने में, ठीक है। ये सारा क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखिए कह रहा है विद्युत विभव की परिभाषा दे और उसका यानी ऐसा ही मात्रक लिखे। तो देखिए कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत विभव को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे जूल की प्रति कूलम के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब कह रहा है क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, कारण दे। तो प्यारे बच्चों, आपको कारण इस तरह से देना है। देखिए करना है कि नहीं, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है। जीवाश्म ईंधन को बनाने में करोड़ों साल लगते हैं, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इन्हें जल्दी से नवीकृत नहीं किया जा सकता है, इन्हें विकसित होने में सैकड़ों या लाखों साल लगते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना है प्यारे बच्चों, इनका उपयोग करने में तुरंत बाद पुनः यानी फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ओम के नियम को लिखे। तो ओम के अनुसार V बराबर यानी बड़का आई बटे यानी कैपिटल I बटे कैपिटल R, ठीक है। इसमें है तो V का मतलब है चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और I का मतलब है उसमें बहने वाली धारा और R एक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ओम के नियम के मुताबिक अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में बदलाव ना हो तो उसमें है ना क्या कहता है, बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपात में होती है। और ओम के नियम की खोज जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। ओम के नियम का इस्तेमाल विद्युत परिपथों का वर्णन करने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है। दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष आँख में होने वाली एक समस्या है जिसमें आँख है ना बहुत पास या बहुत दूर की चीज़ों को साफ नहीं देख पाती है। आमतौर पर दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी माइफोपिया, दूर दृष्टि दोष यानी जिसको बोलता है हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताया। तो लिखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्न अंतर। प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रत्यावर्ती होता है जबकि दिष्ट धारा का मान चर या अचर दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अब यह प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवर्त रूप से बदलती है जबकि दिष्ट धारा की दिशा एक ही होती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर यानी अल्टरनेटर से उत्पन्न होती है जबकि दिष्ट धारा बैटरी से प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा का शक्ति गुणांक 0 और 1 के बीच होता है जबकि दिष्ट धारा के लिए ये सदैव 1 होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा लंबी दूरी के संचारण के लिए लागत अनुकूलन सुरक्षित और कुशल है जबकि दिष्ट धारा में नुकसान ज़्यादा होता है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 100% मार्क्स मिल जाए। अब कह रहा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। तो आप देखिए लिखना है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है
क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें को वायुमंडल में अधिक दूर तय करनी पड़ती है। इस दौरान वायुमंडल के कणों द्वारा नीली और हरी किरणें ज़्यादा परिकिरणित हो जाती है, जबकि लाल और नारंगी किरणें कम परिकिरणित होती है और हमारे आँख तक पहुँचती है ना। इसी वजह से कार्य यानी सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए रसायन शास्त्र का भूमिगत जल के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें, तो आंसर देना है। भूमिगत जल के 2 लाभ ये है, भूमिगत जल कुआं, नलकूपों और क्या है आपका थोड़ा सा है ना जल स्रोतों से मिलता है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी, सिंचाई और उद्योग में किया जाता है। भूमिगत जल पेड़ पौधे और फसलों को उगाने के लिए ज़रूरी नमी बनाए रखता है। ये नदियों और झील में भी यानी पानी की आपूर्ति करता है। ठीक है, भूमिगत जल यानी मनुष्यों और जानवरों से दूषित नहीं होता है। भूमिगत जल वाष्पीकृत नहीं होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखना है, तो देखिए इसका उपयोग क्या है, आंसर देना है कि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 यानी 1/1 यानी हाफ, जिसको बोलते हैं 1/2 H2O है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट यानी हेमी हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कई उपयोग है, देखिए शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करना, प्रयोगशाला में उन उपयोगों के छिद्र को बंद करना जिनमें वायु मध्य की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद की मृत्यु के लिए सांचे बनाना, दांतों में अंतराल को बंद करने के लिए दंत यानी भराव के रूप में यानी इसका यानी क्या कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है। यानी ब्लैक बोर्ड के लिए चौक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब लिखना है संतुलन रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण का संतुलन रूप लिखे। ठीक है, लिखना है देखिए Al, उसके बाद S है जिसको सॉलिड बोलते हैं, प्लस H2SO4 AQ है ना, उसके बाद इसको रिएक्शन करेंगे तो ये होगा। तो आंसर लिखना है अभिक्रिया पक्ष में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष में परमाणु की संख्या के बराबर होती है। उसको बाद आप रिएक्शन दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 12, अयस्क क्या है, तो अयस्क लिखना है खनिजों का एक संयोजन है जिसमें धातु या उनके उपयोग होते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। उसका लोहे को जंग लगने से किस प्रकार का बचाया जाता है, तो लिखना है लोहे को जंग लगने से बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है इसे गैल्वेनिक सेल के कैथोड बनाना। इस प्रक्रिया को कैथोडिक सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग केवल लोहे के लिए ही नहीं बल्कि धातुओं के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार में लोहे को मैग्नीशियम या जिंक जैसी अधिक सक्रिय धातु से जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए 13 नंबर का लिखना है सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण थे, तो लिखना सहसंयोजक बंधन 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों साझा करने की प्रक्रिया है। इसे आणविक बंधन भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंधन के कुछ उदाहरण ये है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक साथ जाना एकल सहसंयोजक बंधन का यानी क्या करता है उदाहरण है। 2 ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन का एक अणु बनाने के लिए एक साथ आते हैं तो हम इसे दोहरा सहसंयोजक बंधन कहते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु भी एक साथ मिलकर एकल सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। नाइट्रोजन के एक अणु में साझा किए गए 3 जोड़े को ट्रिपल सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखना रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, तो लिखना है कि जब रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है तो इसे रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। अब कहते हैं एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन करें, तो लिखना प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग ये है यानी बाह्यदल पंखुड़ियाँ, ये दोनों ही फूल के सहायक भाग होते हैं है ना। उसके बाद इनकी निषेचन में कोई प्रकार की सक्रिय भूमिका नहीं होती है। ये अपने आकर्षक और चमकीले रंगों से यानी परागकणों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है कायिक जनन क्या है, तो जब किसी पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या कालियाँ नए पौधे का निर्माण करते हैं। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि धमनी तथा शिरा में अंतर बताए, तो लिखना धमनियाँ और शिरे जिन्हें रक्त वाहिका भी कहा जाता है, मांसपेशियाँ की नलिकाएँ होती है जिनमें से आपका रक्त बहता है। धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है। सिरे रक्त यानी सिराए रक्त को आपके हृदय में वापस ढकेलती है।
आपके पूरे शरीर में नसों और धमनियों को जोड़ने की एक जटिल प्रणाली है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए ये आपको देखिए क्या करना है आपको। 18 नंबर का ये लिखा है, किण्वन किस प्रकार के श्वसन है, ये कहाँ होता है। तो लिखना है किण्वन एक अवयवी श्वसन प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। यह क्रिया खास तौर पर यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होती है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए आपका कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप की पत्तियों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अपना भोजन तैयार करती है। ये और वह वहां से पादप के अन्य भागों से भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण विलेय उत्पादों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य संवाद उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा किया जाता है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे लिखना है क्या, देखिए 20 नंबर का ये लिखना है। देखिए कह रहा है कि रक्त के जमने में पट्टी यानी पट्टिका नुआ की क्या भूमिका है। ठीक है, तो लिखना है शरीर के कटे फटे स्थान में पट्टिका नुआ द्वारा यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन का स्त्राव मतलब बहना होता है, जो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्राम्बिन को यानी थ्रोम्बिन में बदल देता है। ठीक है, इतना